Hello everyone. So this is the first video lecture on the topic continuous distributions under IIT JAM MS lecture series. तो इस वाले वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे लाइक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कोई रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को कब फॉलो करेगा, इसके बारे में बात करते हैं. तो हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है x, ओके, एंड वी आर गोइंग टू चूज दिस रैंडम नंबर और वी कैन से दिस रैंडम वेरिएबल फ्रॉम एन इंटरवल. ओके, हियर आई एम रिटन लाइक रैंडम. ओके, एट रैंडम हम किसी नंबर को चूज कर रहे हैं. कहां से? फ्रॉम एन इंटरवल से. इंटरवल का नाम है a to b, जो मैंने यहाँ पे डिनोट नहीं किया, मे बी, सॉरी. तो यहाँ पे मेरे पास इंटरवल था a to b. मैं वहां से उस इंटरवल से कोई रैंडम नंबर चूज कर रहा हूँ और इस रैंडम वेरिएबल को चूज करने के लिए मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन हो रहा है, दैट कम आउट टू बी f of x इक्वल टू 1 by b minus a. ओके, इन दिस केस दिस रैंडम वेरिएबल हैज टू फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसके पीडीएफ के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं कि पीडीएफ क्या डिनोट कर रहा है, क्या चीज बता रहा है, क्या चीज समझा रहा है. ओके, तो मेरे पास इंटरवल था a to b. अब यहाँ पे पीडीएफ मेरे पास क्या आया, जैसे मैंने पीडीएफ को लिखा तो पीडीएफ कम आउट टू बी 1 by b minus a. नाउ दिस थिंग b minus a इज बेसिकली द इंटरवल लेंथ. ओके, अब मेरे पास इंटरवल थी a से लेके b तक, तो b minus a is interval length. Now this will be a constant number. So basically यहाँ पे जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, this come out to be a constant function or we can say constant probability. ओके, तो यहाँ पे x का a से b के बीच में कोई भी वैल्यू लेने के लिए प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहेगी. सो इन दिस केस x हैज टू फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब मेरे पास कोई x था रैंडम वेरिएबल जिसको मैंने फॉलो करवाया यूनिफॉर्म a to b. तो हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को इस फॉर्म में डिनोट करते हैं जहां पे a और b यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, अब जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन में उनमें हमें कुछ चीजें पढ़नी होती है. एक तो उसका पीडीएफ पढ़ना होता है, मीन, मीडियन, मोड. उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टीज लाइक एमजीएफ, थोड़ी बहुत उनके बीच में रिलेशन की, हाँ कोई दो यूनिफॉर्म हो तो क्या बनेगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. तो वो सब हम हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कवर करते हैं. तो अभी हमने पीडीएफ कवर किया, अब अपने पास चीज आती है सीडीएफ की. तो सीडीएफ क्या होता है? बेसिकली जब सीडीएफ हमने पढ़ा था, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो वो क्या देता था हमें? सीडीएफ इज बेसिकली द समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, और इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज. कहां से कहां तक? अगर मुझे सीडीएफ देखना है किसी पॉइंट एक्स तक, तो बेसिकली जीरो से लेके, अगर वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे तो ए से स्टार्ट होगा. तो प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्स इज लेस देन सम पॉइंट एक्स. ओके, सो यहाँ पे जो CDF डिफाइन होगा दैट इज fx दैट विल कम आउट टू बी जीरो. अगर वो इंटरवल से बाहर वैल्यू होगी, लोअर बाउंड से नीचे होगा तो उस केस में जीरो. अगर बाउंड के बीच में होगा, इफ x बिलोंगिंग टू a to b, इन दिस केस द CDF फंक्शन विल बी x माइनस a ओवर b माइनस a. और अगर b से बड़ा होगा, b से लेके इन्फिनिटी तक, तो उस केस में 1 हो जाएगा. ओके, समेशन ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी 1. उसके बाद हम मीन पे आते हैं. तो इसका मीन होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. वेरियंस होता है b माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ओके, मीन वेरियंस याद करना है. उसके बाद हमारे पास जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें ऑल ओड ऑर्डर मोमेंट्स आर जीरो. ओड ऑर्डर के जितने भी मोमेंट्स होते हैं वो सब जीरो होते हैं. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है एंड प्लेटोक्रेटिक होता है. ओके, ये प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें याद रखना है. उसके बाद हम इसके एमजीएफ पे आते हैं. तो इसका एमजीएफ होता है e raised to the power tb minus e raised to the power ta divided by t into b minus a. अब mgf क्या होता था? mxt, that will be expectation of e raised to the power tx. तो जब हम इसके लिए mgf देखते हैं तो that will come out to be e raised to the power tb minus e raised to the power ta divided by t into b minus a. तो ये mgf होता है जिसको भी हमें याद करना होता है. तो नोट करके मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको अप्लाई करना होता है, लाइक एग्जाम में आ सकता है ये चीज. तो ये चीज क्या बोल रही है कि अगर मेरे पास कोई x यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहा है, कि x मेरे पास रैंडम वेरिएबल था जो यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहा है, इन दैट केस y इक्वल टू -2 log x. कि मैंने ट्रांसफॉर्म किया x रैंडम वेरिएबल का यूज करते हुए एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, दैट इक्वल टू -2 log x. तो जो नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया -2 log x, दिस फॉलोज chi स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, तो ये एफएमएस में गिवन है. मैंने सारे नोट्स वगैरह एफएमएस से देख के बनाए हैं, उनको रेफरेंस में रखते हुए ही पढ़ा रहा हूँ, तो वहां से देख सकते हैं. तो x follows uniform 0 to 1, then this transformed random variable y equal to -2 log x. This will follow chi square with 2 degree of freedom.
ओके, अब इसका मोस्ट जनरल फॉर्म में बात करते हैं, तो अगर मेरे पास x1 x2 डॉट 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 xn, अगर कुछ xn एन आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स हैं जो यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहे हैं, इन दैट केस y इक्वल टू -2 समेशन log x, ठीक है, इसका जनरल फॉर्म ले रहे हैं, ऊपर वाली जो हमने नोट के बाद पढ़ा था उसका जनरल फॉर्म लिया, y इक्वल टू -2 समेशन log xi, दिस विल बी इक्वल टू -2 log 1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ xi। अब ये कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे मेरे पास फैक्टर 1 था, ठीक है, -1 था, सॉरी, इस -1 को अंदर लेके गए, देन समेशन की भी प्रॉपर्टी लगाई, देन दिस विल कम आउट टू बी 2 log 1 बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ xi, दिस विल फॉलो chi स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, जब मेरे पास एक वेरिएट था, एक x था जो यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहा था, तो उस केस में जो y था मेरे पास ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल, दिस वाज -2 log x, दिस फॉलोज chi स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जब मेरे पास एन आईआईडी यूनिफॉर्म 0,1 रैंडम वेरिएबल थे, इन दैट केस y इक्वल टू -2 समेशन log xi, दिस विल फॉलो chi स्क्वायर विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसकी डेफिनेशन थी, यूनिफॉर्म की डेफिनेशन, उसका पीडीएफ, ये सब याद करना होता है, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास जितना भी स्टेट्स हैं, लाइक जैन के सिलेबस के लिए या फिर इस लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे हम जो पढ़ रहे हैं, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी बड़ा रोल है। लाइक पूरा मैथमेटिकल स्टेट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इधर उधर ही दौड़ता है, ठीक है। लाइक हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, लाइक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो नॉर्मल का काफ़ी ज़्यादा रोल आता है। लार्ज सैम्पल थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें भी नॉर्मल का रोल आता है। लाइक बोलते हैं कि पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल को फॉलो करती होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, क्या मीनिंग होता है नॉर्मल का, हर एक चीज़ पढ़ते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका हम पीडीएफ का जब कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब मेरे पास पीडीएफ होगा तो उसके लिए मैं कर्व ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर वो कर्व एक बेल शेप्ड कर्व आता है, ओके, इसने क्या बोला, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग बेल शेप प्रोबेबिलिटी कर्व, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। एंड इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस फॉर्म में आ रहा होगा, एक प्रोबेबिलिटी कर्व। अगर हम y एक्सिस पे fx देख रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और x एक्सिस पे x, दैट इज रैंडम वेरिएबल। और अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं इस कर्व को, दिस विल कम आउट टू बी ए बेल शेप्ड कर्व। इन दिस केस दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है कि x मेरे पास नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे पास पैरामीटर होता है म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। म्यू इज मीन, सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस। तो ये पैरामीटर्स हो गए। तो इसके बाद हम पीडीएफ पढ़ेंगे। तो पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ ऑफ एक्स अंडर दीज पैरामीटर्स, ओके। अगर एक्स नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है तो उसका पीडीएफ कुछ इस फॉर्म में होगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई सिग्मा रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर -1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, ओके। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास पीडीएफ कुछ ये होता है जिसको हमें याद करना होता है। यहाँ पे एक्स की रेंज क्या होगी, एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, एक्स कहीं पे भी हो सकता है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, दैट मीन्स एक्स कैन बिलोंग फ्रॉम रियल लाइन, ओके। म्यू की भी सेम कंडीशन, म्यू भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन सिग्मा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि सिग्मा बेसिकली वेरिएंस से आ रहा होगा, तो वेरिएंस इज पॉजिटिव टर्म। यहाँ पे इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है, मैंने इक्वल टू नहीं लिखा, सॉरी। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम स्टैंडर्ड करते हैं, लाइक अपने पास कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास कोई एक्स रैंडम वेरिएबल था जो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा था। तो अगर हम इस एक्स रैंडम वेरिएबल में थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस फॉर्म में, हम जेड से डिनोट करेंगे, दैट इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, देन दिस रैंडम वेरिएबल जेड, दिस इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। और इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड का एक्सपेक्टेशन होती है 0, दैट मीन्स म्यू मीन ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएट इक्वल टू 0 एंड सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो जेड हमारे पास नॉर्मल को फॉलो करेगा जिसके पैरामीटर्स होंगे 0,1, 0 इज मीन एंड 1 इज म्यू, सॉरी सिग्मा, ठीक है। तो जैसे हम इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो जैसे इसका पीडीएफ देखना हमें किसका, स्टैंडर्ड वेरिएट के लिए, तो हम पहले वाले पीडीएफ के ऊपर जाते हैं। अब हमें पता है कि जब हमने स्टैंडर्ड किया है तो उस केस में सिग्मा की वैल्यू 1 आ गई और म्यू की वैल्यू 0 आ गई। इन दैट केस द डिस्ट्रीब्यूशन हैज द पीडीएफ लाइक 1 बाई 2 रूट पाई
e raised to the power minus 1 by 2 x square, or we can say x can be replaced by z in that case. Okay, so this is the PDF of standard normal variate, that is fz equal to 1 by root 2 pi e raised to the power minus z square divided by 2. यहाँ पे भी z की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकती है. ओके, अब इसके बाद हम आते हैं CDF के ऊपर. तो लाइक PDF पढ़ा था, उसके बाद हम CDF पढ़ते हैं. तो CDF में हमारे पास क्या होता है? तो CDF कैन बी डिनोटेड एज f of x दैट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, कि हम x की प्रोबेबिलिटी देखेंगे उस पॉइंट से लेके उसके पीछे तक के सारे पॉइंट्स के लिए. ओके, तो यहाँ पे हम डिनोट करते हैं फाई जेड. स्टैंडर्ड वेरिएट की अगर हम बात कर रहे हैं तो फाई जेड दैट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड. ओके, दिस थिंग इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू जेड fu du. fu is basically the PDF of standard normal variate. ओके, अब इसके बाद हम जो CDF की जो प्रॉपर्टी पढ़ी, फाई जो हमने CDF पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है एक दो जिनको हमें याद करना होता है. तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, नोट करके मैंने लिखा है फाई ऑफ माइनस जेड इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ जेड. ओके, फाई ऑफ माइनस जेड इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ जेड. तो ये कैसे बना होगा, तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा. पेन. Use the pen. I don't know. Okay. So we are having the curve like तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आया होगा तो उसको कुछ हमने इस फॉर्म में डिनोट किया होगा. ये देख लेना, सिमेट्री नहीं बना यहाँ पे. तो इसने बोला कि फाई ऑफ माइनस जेड, ओके, दिस इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ जेड. तो ये डिनोट करना है. फाई ऑफ माइनस जेड का मतलब अगर जेड मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर था तो जेड कुछ यहाँ पे रहा होगा. दिस थिंग इज जेड. ओके, अब जेड के ऊपर बात कर रहे थे तो फाई ऑफ जेड का मतलब हो गया कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो जेड से पास हो रही, सॉरी जेड से पास नहीं कर पाया, तो इधर तक की सारी प्रोबेबिलिटी. ओके, दिस होल प्रोबेबिलिटी इज फाई ऑफ जेड. नाउ दिस थिंग इज फाई ऑफ माइनस जेड. तो अगर जेड मेरे पास, वेयर इज द कर्सर, तो अगर मेरे पास जेड यहाँ पे रहा होगा तो माइनस जेड कुछ यहाँ पे रहा होगा. ओके, तो माइनस जेड पे अगर हम बात करते हैं तो माइनस ऑफ जेड दिस थिंग. ओके, ठीक है, तो माइनस जेड कुछ यहाँ पे था, जेड कुछ यहाँ पे था. अगर मैं इसको भी जेड बनाता हूँ तो ओके, तो फाई ऑफ माइनस जेड विल बी द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस रीजन, ये वाला पार्ट. ठीक है, तो फाई ऑफ जेड में तो ये सारी प्रोबेबिलिटी आ गई और फाई ऑफ माइनस जेड में ये सारी प्रोबेबिलिटी आ गई. तो इन दोनों में रिलेशन देखा जाए तो हमें पता है कि जो नॉर्मल कर्व होता है ये सिमेट्रिक होता है अबाउट इट्स मीन. ठीक है, जो हम आगे प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे भी. तो अगर ये अपनी मीन के अबाउट सिमेट्रिक था तो ये कर्व और ये कर्व, जो मतलब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसके इधर वाली प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी. Okay, using this concept we can say that phi of minus z will be equal to 1 minus phi of z. ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी थी. उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास यहाँ पे होती है वो प्रॉपर्टी होती है प्रोबेबिलिटी दैट x बिलोंगिंग टू a टू b दिस विल बी इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस म्यू ओवर सिग्मा माइनस फाई ऑफ a माइनस म्यू ओवर सिग्मा. अब ये a माइनस बी, ये सॉरी b माइनस म्यू ओवर सिग्मा कैसे किया गया वो इस पे बात करते हैं. तो इसमें हर साइड में पहले माइनस म्यू किया. ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया. जैसे माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा किया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, और जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना होगा तो हम फाई का यूज कर सकते हैं. ओके, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कि हम फाई का कैसे यूज करते हैं. इसके बाद हमारे पास जो स्टैंडर्ड वेरिएट हो गया, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है. तो रिमूव दिस थिंग. लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उनके बारे में बात करते हैं. तो हमें पता है इसका प्रोबेबिलिटी कर्व कुछ ऐसे बन रहा होगा, बेल शेप्ड का. ओके, उसके बाद इसका मीन, मोड और मीडियन तीनों कोइंसाइड करते हैं. दैट मीन्स मीन इक्वल टू मोड दैट इक्वल टू मीडियन. तो अगर यहाँ पे म्यू था तो यहाँ पे ही इसका मोड मिलेगा और यहाँ पे इसका मीडियन मिलेगा. ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी. अब देखो, जहाँ पे मोड होता है वहां पे उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है.
तो इसका मोड तो हमें पता चल गया कि x इक्वल टू म्यू इज द मोड ऑफ नॉर्मल वेरिएट। ओके, अब नॉर्मल वेरिएट का जैसे मुझे मोड पता चला तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ रहा था वहां पे x को रिप्लेस करेंगे म्यू से, तो हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन मिल जाएगा, उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो एफ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई। ओके, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद मैंने बोला कि सिमेट्रिक होता है, हम देख ही सकते हैं कि ये कर्व सिमेट्रिक है अबाउट इट्स मीन। ठीक है, तो इसका बीटा 1 इक्वल टू 0 होता है और ये कर्व मेसोक्रोटिक होता है, दैट मीन्स बीटा इक्वल टू 3। ना इसमें कोटोसिस होती है ना इसमें अनसिमेट्री होती है। ठीक है, अब देखो ये कर्व है, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स एक्सिस इज एन असिम्पटोट टू द कर्व। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी कर्व ये आ गया, तो इसने बोला कि एक्स एक्सिस इज असिम्पटोट। असिम्पटोट का बेसिक आइडिया क्या होता है, मीनिंग क्या होता है कि एक वो लाइन होती है जिसको एक कर्व अप्रोच कर रहा होता है लेकिन कभी टच नहीं कर पाता। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्व है, यहाँ से लेके इधर तक बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इस एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अप्रोच करता जाएगा। सो बेसिकली दिस कर्व, this x-axis will be asymptote to this curve. Okay, this is the concept of asymptote कि हमारे पास x-axis जो होता है वो इस कर्व के लिए asymptote होता है। ओके, उसके बाद आते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है यहाँ पे कि अगर x म्यू प्लस माइनस सिग्मा, मतलब x इक्वल टू म्यू तो ये पॉइंट हो गया, प्लस सिग्मा कुछ यहाँ पे आया होगा, माइनस सिग्मा कुछ यहाँ पे आया होगा, तो ये जो दो पॉइंट है म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा, ये इस कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। और इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू होती है 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर माइनस 1 बाय 2। उसके बाद हम आते हैं मीन डेविएशन के ऊपर। तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए मीन डेविएशन की वैल्यू होती है 4 बाय 5 सिग्मा, क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू होती है 2 बाय 3 सिग्मा। और फिर ये रिलेशन पूछ लेता है मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। तो बेसिकली इन तीनों का रेशियो क्वार्टाइल डेविएशन इनटू मीन डेविएशन, रेशियो मीन डेविएशन रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, दिस कम आउट टू बी 10 रेशियो 12 रेशियो 15। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट लाइक आईआईटी में तो यूज नहीं होता, लाइक बीएचयू वगैरह में, बीएचयू डीयू इनमें पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो यू नीड टू लर्न दिस थिंग, क्वार्टाइल डेविएशन, रेशियो मीन डेविएशन, रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस विल कम आउट टू बी 10 रेशियो 12 रेशियो 15। ओके, उसके बाद एरिया प्रॉपर्टी होती है। एरिया प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हमें देखो जो कर्व आ रहा है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड कर्व आया था कुछ ये कर्व था, तो अब जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये कर्व कभी भी नेवर एंडिंग है। ठीक है, अप्रोच करेगा लेकिन टच नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी, तो हमें पॉइंट्स मिलते रहेंगे, उनके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन एरिया प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हमारे पास जैसे ये एक डेविएशन पे देखा था, म्यू प्लस सिग्मा क्या हो गया, 1 डेविएशन, म्यू प्लस 2 सिग्मा विल बी 2 डेविएशन, म्यू प्लस 3 सिग्मा विल बी 3 डेविएशन। तो एरिया कर्व बोलता है कि अगर हम 3 डेविएशन तक का एरिया देखते हैं, मतलब दोनों साइड, ठीक है, म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 3 सिग्मा तक, तो वहां तक नियरली ऑल द डेटा, ऑल प्रोबेबिलिटी कर्व कवर हो जाती है। इफ प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस 3 सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस 3 सिग्मा, दिस विल बी इक्वल टू 0.9973। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि थर्ड डेविएशन तक हमारे पास पूरा डेटा मिल जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा डेटा मिल जाएगा, कि डेटा का वहां पे एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत आई है। तो दिस इज द एरिया प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एमजीएफ की। एक सेकेंड, हम बात कर रहे थे एमजीएफ की। तो जो एमजीएफ होता है एमएक्सटी, दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स एंड दिस विल बी ई रेज टू द पावर म्यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ओके, इसको भी याद रखना है, ये अप्लाई करना है एग्जाम में, सीधा अप्लाई करना है, इसको आता है इसमें से। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ले लेते हैं तो उस केस में अगर इसमें रिप्लेस करना चाहें म्यू को 0 से और सिग्मा को 1 से, देन दिस विल कम आउट टू बी एम जेड टी दैट इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये इसका एमजीएफ होता है। उसके बाद इसका थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर आते हैं कि अगर मेरे पास कुछ अलग अलग नॉर्मल वेरिएट है जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इनका मैं कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ तो वो किसको फॉलो करेगा, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो उससे मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल थे x1 और x2। ठीक है, और x1 किसको फॉलो कर रहा था, नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा 1 को। ओके, और x2 किसको, म्यू 2 कोमा सिग्मा 2 स्क्वायर को। तो अगर मैं इन दोनों का समेशन लेता हूँ,
x1 plus x2, this will follow normal mu1 plus mu2, comma sigma 1 square plus sigma 2 square. Okay, and x1 minus x2, this will follow normal mu1 minus mu2, comma sigma 1 square plus sigma 2 square. तो अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएट्स थे तो उनका समेशन भी नॉर्मल को फॉलो करेगा और सबट्रैक्शन भी समेशन को नॉर्मल को फॉलो करेगा, और ये उसके पैरामीटर्स रहेंगे, समेशन में ऐड हो जाएंगे, सबट्रैक्शन में घट जाएंगे, और वेरिएंस हमेशा ही ऐड होगा. ओके, इसको थोड़ा जनरल करते हैं. लाइक ये तो हमारे पास दो ही वेरिएट थे, अब दो से ज्यादा हुए थे, तो इसके ऊपर बात करते हैं कि अगर मेरे पास ए आई एक्स आई नॉर्मल म्यू आई सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं, देन समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन ए आई एक्स आई विल फॉलो नॉर्मल समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन ए आई म्यू आई, कोमा समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन ए आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. ओके, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया. तो इन जनरल फॉर्म जैसे हमने एक वेरिएट के लिए हमने अभी एमजेफ देखा था. एमजेफ क्या था एक वेरिएट के लिए? एमजेफ था ई रेज टू द पावर म्यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. तो अगर इस वाले केस में आते हैं जो अभी जनरल फॉर्म में कर रहे थे हम, कि अगर हमें इस वेरिएट का वो देखना है एमजीएफ, तो एमजीएफ की प्रॉपर्टी और इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसके एमजीएफ को लिखा एम समेशन ए आई एक्स आई टी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ई रेज टू द पावर समेशन ए आई म्यू आई टी प्लस टी स्क्वायर समेशन ए आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएट और ये समेशन वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने एमजीएफ लिखा इस नए वेरिएट का, जो था समेशन ऑफ सम इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स. तो ये सब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर था. इसको हमें कवर करना है, इन सब चीजों को याद रखना है. ओके, इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ चीजें होती है जो पर्टिकुलरली हमें याद होनी चाहिए. तो इसके बारे में मैं दो चीजें बताऊंगा. एक तो इसका पीडीएफ याद करना है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसका सीडीएफ भी याद करना है. लाइक पीछे वालों को सीडीएफ याद नहीं किया तो इतना इश्यू नहीं आता, लेकिन इसका सीडीएफ भी याद करना है, वो भी डायरेक्ट यूज हो जाता है. तो इसके ऊपर बात करते हैं. तो अगर मेरे पास कोई एक्स रैंडम वेरिएबल था, ठीक है, एक्स रैंडम वेरिएबल था जो एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा था, जिसका पैरामीटर थीटा था, ठीक है, कोई पॉपुलेशन थी जिसका पैरामीटर थीटा था एक्सपोनेंशियल, तो रैंडम वेरिएबल वहां से आ रहा था. तो इसका पीडीएफ हम लिखते हैं थीटा इंटू ई रेज टू द पावर माइनस थीटा एक्स. ठीक है, सो द पीडीएफ ऑफ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी थीटा इंटू ई रेज टू द पावर माइनस थीटा एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 एल्सवेयर. ठीक है, अब इसके सीडीएफ के बारे में बोल रहा था कि सीडीएफ याद करना है. तो सीडीएफ विल बी 1 माइनस एक्सपेक्टेशन यार 1 माइनस e raised to the power minus theta x for x greater than equal to 0 and 0 else. ठीक है, ये कैसे निकाला गया है उसके लिए तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो फ्रॉम 0 टू सम पॉइंट x. ठीक है, x को म्यू से रिप्लेस करेंगे पहले तो डमी वेरिएबल बनाने के लिए, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके x तक, अगर हमें x तक के लिए चाहिए तो ये सीडीएफ भी हमें याद करना है. उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन हमारे पास होता है 1/थीटा, वेरिएंस होता है 1/थीटा स्क्वायर. ओके, जो मीन और वेरिएंस हो गए. उसके बाद इसने बोला कि अगर मेरे पास कुछ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं x1 x2 डॉट 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 xn, अगर n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं जो एक्सपोनेंशियल थीटा i को फॉलो कर रहे हैं, कि x1 था वो थीटा 1 को, x2 था एक्सपोनेंशियल थीटा 2 को, एंड सो ऑन. अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल थे तो उनका समेशन भी एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा, जिसका पैरामीटर होगा समेशन थीटा i. जितने भी हमारे पास थीटा थे उन सबको समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं. तो जो पैरामीटर नया बनेगा लाइक समेशन ऑफ थीटा i, तो उस जो समेशन वाला पार्ट बन रहा है समेशन एक्स आई, दिस विल फॉलो एक्सपोनेंशियल समेशन थीटा i. ठीक है, उसके बाद जो हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज पढ़ी थी लैक ऑफ मेमोरी, तो इसमें भी वैलिड है कि अगर मेरे पास x कोई एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था, इन दैट केस प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन इक्वल टू x गिवन दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम पॉइंट a, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x. ओके, हर एक x के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और y इज डिनोटेड एज x माइनस a, जो हमने एक्सपोनेंशियल वाला उसमें ज्योमेट्रिक फॉर्म में किया था, बस वही है, उसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ गया ये वाला. ओके, दिस इज लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी, इसको भी याद करना है. इसका सीधा एप्लीकेशन आएगा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में. ठीक है, लाइक क्वेश्चन लिंक होते हैं तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में इसका रोल आएगा. यहाँ पे भी आ सकता है लेकिन वहां पे आने के ज्यादा चांस है. ठीक है, उसके बाद इसका एमजीएफ के ऊपर बात करते हैं. तो इसका एमजीएफ होता है 1 माइनस टी बाई लैम्डा
यहाँ पे मतलब मैंने लैम्डा लिखा, सॉरी थीटा था, तो अगर थीटा पैरामीटर था तो थीटा लिख लेंगे। तो 1 माइनस टी बाई थीटा रेज टू द पावर -1, इसका एमजीएफ कुछ ये रहता है, और ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और लेप्टोकोर्टिक होता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब ये वाला जो हमने एमजीएफ यहाँ पे देखा एक्सपोनेंशियल के लिए, इस एमजीएफ को थोड़ा सा अगर तुम देखना चाहो तो गामा से इसको मैच कर रहे हैं, तो गामा और एक्सपोनेंशियल में एक रिलेशन होता है जिसको हम गामा पढ़ेंगे उस टाइम पे कवर करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का एमजीएफ होता है 1 माइनस टी ओवर थीटा रेज टू द पावर -1, और ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और लेप्टोकोर्टिक होता है। ओके, तो ये थे हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल। तो थैंक्स अ लॉट।